हेलो दोस्तों, मैं अमिताभ और दृष्टि पीसीएस के धरोहर उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी इमारत की जिसको किसी ने कभी प्रेम, वैभव और स्मृति का सामंजस्य कहा, किसी ने पाषाण का रोमांस कहा, किसी ने महान व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब कहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की धरोहर और मुगल सम्राट अकबर की किसी जमाने में राजधानी रही फतेहपुर सीकरी की। तो आज की हमारी चर्चा फतेहपुर सीकरी पर केंद्रित होगी। पीसीएस एग्जाम के दृष्टिकोण से भी यह काफी महत्वपूर्ण है, इतिहास के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, वास्तुकला के दृष्टिकोण से भी इसका महत्व है। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा और देखते हैं किन बिंदुओं के अंतर्गत आज हम फतेहपुर सीकरी को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है, क्योंकि किसी भी इमारत को समझने के लिए, उसकी वास्तुकलात्मक विशेषताओं को समझने के लिए उसकी अवस्थिति का जानना आवश्यक है। इस अवस्थिति के पीछे इसका इतिहास होता है, तो दूसरे बिंदु के अंतर्गत इसके इतिहास को समझेंगे। फिर स्थापत्यगत व अन्य विशेषताएं इसकी क्या है, क्या इसका वास्तुशिल्प है, उस पर भी हम एक दृष्टि डालेंगे। कहा जाता है कि किसी भी शासक की मनोवृत्ति को समझने के लिए उसके द्वारा निर्मित इमारतों को देख लेना आवश्यक होता है। तुरंत में एक परिपाटी है हमारी अभ्यास प्रश्न की, हम चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो आप जानते हैं कि भारत के उत्तर प्रदेश में आगरा जनपद में इसकी अवस्थिति है और राष्ट्रीय राजधानी से तकरीबन 242 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है फतेहपुर सीकरी, जो कि आगरा से अगर इसकी दूरी की बात करें तो वो लगभग 23 से 24 मील के आसपास है। आगे अगर हम नजर डालें तो फर्गूसन ने फतेहपुर सीकरी के बारे में क्या कहा, उस पर भी एक नजर डालें। फतेहपुर सीकरी एक महापुरुष की बौद्धिक झलक है। मैंने शुरू में ही आपको कहा कि किसी व्यक्ति की वास्तुकलात्मक जो संरचनाएं हैं उसमें उसकी मनोवृत्ति झलकती है। तो यहां पर आप देखें, फर्गूसन ने भी कहा कि फतेहपुर सीकरी किसी महापुरुष की बौद्धिक झलक है। साथ ही आगरा से 23 मील दूर सीकरी नाम का एक गांव था, ग्राम था, जहां पर इसको बनाया गया। उसके पीछे भी एक कहानी है। यहां पर एक संत थे, काफी फेमस थे, इनका नाम था, सूफी संत थे ये, शेख सलीम चिश्ती। उन्हीं के द्वारा यहां पर उनका आवाज था, यहां वो रहते थे और इनसे मिलने काफी अकबर जाया करते थे। अकबर के जीवन में इनका काफी प्रभाव था। आप देखेंगे कि यहां पर एक कृत्रिम झील है, उसी कृत्रिम झील के दक्षिण पूर्व में विंध्य पर्वत की जो श्रृंखला है उस पर इसका निर्माण हुआ, उसके ढलान स्तर पर इसका निर्माण हुआ। और शुरुआती निर्माण की अगर बात करें तो 1571 से 73 के बीच में इसका निर्माण हुआ, लेकिन इसका निर्माण होता रहा और एक लंबे कालखंड में इसका निर्माण हुआ। जब तक यह वहां की अकबर की राजधानी रही तब तक इसका निर्माण होता रहा। 14 वर्षों तक ये चला। हम देखेंगे 84 तक, लगभग 84-85 तक ये राजधानी ही रही, तक ये निर्माण चलता रहा। और मुगलों का पहला नियोजित शहर, आजकल आप सुनते होंगे प्लैन्ड सिटी की जो कॉन्सेप्ट है, उसी तरह से ये भी हम देखें तो मुगलों का पहला नियोजित शहर था। तो आज इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहले इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। क्या अकबर के यहां पर फतेहपुर सीकरी को बसाने से पहले की इसकी ऐतिहासिकता भी कुछ है? अगर है तो क्या है, देखते हैं। महाभारत में इसके बारे में वर्णन आता है। इस जगह को सैक से संबोधित किया गया है। सैक का मतलब होता है पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। झील यहां पर थी, आपने देखा, तो यहां इसका तादात्म्य इससे लगाया जाता है। जैन सरस्वती की पत्थर की मूर्ति का एक शिलालेख है जिसमें सेक्रिक्या एक शब्द आया है, उसका भी अर्थ यही होता है, पानी से घिरे क्षेत्र को यह संबोधित किया जाता है। बाबर की अगर बात करें तो 1527 में बाबर ने एक युद्ध लड़ा जिसे हम कहते हैं खानवा का युद्ध। उसी की पूर्व संध्या पर वो इस स्थान पर आया था। उसके पहले युद्ध लड़ने से पहले वो इस जगह पर आया था और यहां पर इस स्थान का दौरा किया। और बाद में आप देखेंगे उसने अपने संस्मरणों में इसका उल्लेख भी किया है। जो बाबर का संस्मरण था, आत्मकथा थी, तुजुक बाबरी, तुर्की में लिखी गई थी। बाद में उसका अनुवाद भी हुआ, फारसी में हुआ, पायंदा खान ने किया और भी लोगों ने किया, अंग्रेजी में भी हुआ। तो फिलहाल उसके संस्मरणों में उसने सीकरी का उल्लेख किया और यहां पर उसने कुछ निर्माण भी कराए। ऐसा वो कहता है कि यहां पर उद्यान, जल महल और बावली अर्थात तालाब, ये 3 चीजें वहां निर्मित कराई गई बाबर के द्वारा। और अकबर बाद में 1572 से 85 तक पूर्ण रूप से अकबर के समय में यह फतेहपुर सीकरी उस प्रकार निर्मित हुआ, एक राजधानी के रूप में, एक वैभवशाली शहर के रूप में। एक प्रेम, एक वैभव और स्मृति, इन तीनों का जो सामंजस्य है यह हमको अकबर के समय वहां की इमारतों में देखने को मिलता है। ये इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी। अबुल फजल कहते हैं इसके बारे में
चूंकि उसके श्रेष्ठ पुत्रों में सीकरी में जन्म लिया था, उसके जब पुत्र नहीं हो रहे थे तो वो सूफी संत के पास, सलीम चिश्ती के पास जाता है, तो उन्होंने उसको आश्वासन दिया कि जाओ तुमको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और संयोग से उसके 2 पुत्र यहीं पर हुए, सलीम और मुराद। इस वजह से उसकी श्रद्धा और बढ़ गई और उसने निर्धारण किया, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि अगर हमको किसी स्थान पे या किसी संत के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा कहीं कोई चीज अगर हमें वो चीज फलित होती है तो हमारी श्रद्धा उसमें बढ़ जाती है। तो यहां उसको बसाने के बारे में सोचा। ऐसा उल्लेख जहांगीर भी तुजु के जहांगीरी में करता है और इस बात का समर्थन करता है कि जब ऐसा हुआ, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तो उनकी इच्छा थी कि इस शहर को बसाया जाए और ऐसा उसने किया। फादर मॉन्सरेट सीकरी की जब उसके निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी तो ये इन्होंने देखा था। संपूर्ण शहर की अगर बात करें तो 71 और 85 के बीच में निर्मित बहुत उच्च गुणवत्ता वाले वास्तुशिल्प का एक अनूठा उदाहरण पेश करते हैं। और 85 में हम कहें तो राल्फिच भी यहां पर आया था और 85 तक ही यह राजधानी रही मुगलों की। गुजरात की विजय होती है, उस विजय के लिए अकबर निकलता है और सूरत में एंट्री करता है 1572 में, और 1573 में जब गुजरात विजय करके वो लौटता है तो यहां पर गुजरात विजय की स्मृति में सीकरी का नाम वो बदलता है और फतेह के उपलक्ष्य में इसका नाम फतेहपुर सीकरी हो जाता है और वहीं से यह फतेहपुर सीकरी के नाम से इतिहास में जाना जाने लगता है। इसके स्थापत्यगत अगर विशेषताओं की बात करें, वास्तुशिल्प की बात करें, तो हम देखें स्मिथ कहते हैं, उनके इस कथन पर हम दृष्टि डालें, कहते हैं कि सीकरी रोमांस का पाषाण प्रतिरूप है, ऐसा जिसका निर्माण न पहले कभी हुआ है और न कभी होगा। रोमांस का पाषाण प्रतिरूप अर्थात जब भावनाओं को पत्थरों में उकेर दिया जाए, वो बात कह रहे हैं स्मिथ। साथ ही फर्गुसन कहते हैं कि सीकरी पाषाण का एक ऐसा रोमांस है जो न कहीं कम ही प्राप्त होंगे। सीकरी किसी महान व्यक्ति के मस्तिष्क का प्रतिबिंब था, अर्थात किसी व्यक्ति को महान बताते हुए अगर उसकी कृति को, उसके निर्माण को महान बताया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि वो जैसा सोचता था वो चीज उसके वास्तुशिल्प में दिखाई दे रहा है। आगे अगर बात करें तो इसकी शैली इंडो इस्लामिक शैली है, अर्थात हिंदुस्तानी और इस्लामी दोनों शैलियों का मिला जुला रूप हमको यहाँ दिखाई देता है। हिंदुइज्म, जैनिज्म का प्रभाव भी इस पर दिखाई देता है। आप देखें तो तीर, ब्रैकेट, छत ये हिंदू शैली को जहां डिनोट करते हैं, वहीं पर मेहराब, गुंबद ये दोनों संरचनाएं मुस्लिम शैली को डिनोट करती हैं और इन सारी संरचनाओं को मिला के हम कह सकते हैं कि इंडो इस्लामिक शैली का यह प्रतिनिधित्व करता है। निर्माण की अगर बात करें तो फतेहपुर सीकरी में कई भवनों को बनवाया गया, चूंकि राजधानी थी, गढ़ था, शहर था। यहां पर इसके जितने भवन हैं उनको 2 श्रेणियों में हम बांट सकते हैं अगर हम देखें अपनी सुविधा के दृष्टिकोण से। एक तो धार्मिक और दूसरा लौकिक। धार्मिक निर्माण में आपको जानते हैं जो धर्म से रिलेटेड हो, उस समय इनका धर्म जो था वो उससे संबंधित मस्जिदों का निर्माण हुआ, मस्जिद बनवाई गई। और लौकिक में जिसमें प्रशासनिक भवन बनते हैं, बाउलिया बनती हैं या अन्य निर्माण होते हैं। धार्मिक भवनों में यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध इमारत जामी मस्जिद है। ढेर सारी इमारतें हैं, सबकी चर्चा हम नहीं करेंगे, कुछ 2-4 जो महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से वो हम चर्चा करेंगे। दीवाने आम, दीवाने खास, कोषागार, पंचमहल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, खास महल, जोधाबाई का महल, हवा महल, मरियम की कोठी, बीरबल का महल, हिरन मीनार, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, 9 महल आदि वहां की लौकिक इमारतों की श्रेणी में आती हैं। जामा मस्जिद धार्मिक श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ये नाम आप जरूर याद रखेंगे, कई बार परीक्षाओं में सिर्फ नाम देके आपसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि कौन सा फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। अगर हम देखें तो यहाँ की एक इमारत है दीवाने खास। यहाँ तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये देखने से ही कमल के फूल जैसी इमारत लग रही है। यहाँ पर ये बाहर से देखने में आपको 2 मंजिली इमारत लग रही होगी, लेकिन वास्तव में जब अंदर इसके प्रवेश करेंगे तो ये 1 मंजिली इमारत है। इसके आकार की बात करें तो वर्गाकार है और इस पर जैन शैली के मेहराबदार ब्रैकेटों पर टिके पत्थर का एक गोल चबूतरा है बीच में, और उस पर चारों तरफ वो ऐसा बना है कि बीच में वो संरचना है। और इसकी खास बात यह है कि कमल के समान छज्जेदार शीर्ष है और बीच में इसमें सम्राट बैठता था जिसको सिंहासन स्तंभ कहा जाता था। सिंहासन स्तंभ के कारण ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, आपसे प्रश्न इसको लेके पूछा जा सकता है। साथ ही ये एक नई चीज की शुरुआत थी, सिंहासन स्तंभ। और यहां पर जो इबादत खाना था, प्रसिद्ध इबादत खाना जो 1575 में अकबर द्वारा स्थापित किया गया, विभिन्न धर्मावलंबियों को बुला के वो चर्चा करता था, वो यहीं से शुरू किया था। उसकी शुरुआत उसने यहीं से की थी और वो यहीं पर बैठकर विभिन्न धर्मों के विद्वानों से चर्चा परिचर्चा करता था। इस पर अगर देखें तो हिंदू और बौद्ध दोनों वास्तुकला की छाप इस पर दिखाई देती है।
आगे अगर हम देखें तो पंचमहल अगली इमारत है हमारी, इसको हवा महल भी कहा जाता है। नाम से ही स्पष्ट है कि ये 5 मंजिली इमारत है और इसका निर्माण जो हुआ है वो स्तंभों पर हुआ है। आप देख सकते हैं ढेर सारे स्तंभ बने हुए हैं, 5 मंजिल है, 1 2 3 4 5। और इसके निर्माण की जो शैली है वो पिरामिड नुमा है। ये पूरा आकार अगर आप देखें तो पिरामिड कुछ इसी आकार में बनता है। और बौद्ध कला का इस पर प्रभाव है, क्योंकि नालंदा की इमारतों को आप देखेंगे तो इससे काफी सिमिलर है, मिलती जुलती हैं, तो वो आप देख सकते हैं। अगली इमारत की तरफ चले तो इसके अंदर अगला जो निर्माण है वो है तुर्की सुल्ताना का महल। ये आप देखें, ये स्तंभों पर आधारित एक बरामदा है, इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है तुर्की सुल्ताना का महल है। और इसकी निर्माण शैली को ये कहा जाता है कि पंजाब के काष्ठ निर्माण पर आधारित है। काष्ठ मतलब काठ, लकड़ी का निर्माण यहां पर हुआ है। और पर्सी ब्राउन का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, इसको वो संबोधित करते हैं और कहते हैं स्थापत्य कला का मोती। इसलिए आप इसको जरूर याद रखें, ये महत्वपूर्ण कथन है। आगे देखें तो खास महल एक इमारत है, यह भी 2 मंजिला भवन है, अकबर के आवास गृह के रूप में इसको जाना जाता है। लाल पत्थर संगमरमर इनके दीवारों में जालियों की योजना भी थी। और खास महल के ऊपरी मंजिल के एक किनारे पर झरोखा दर्शन, जो जहां पर वो जाके अपनी प्रजा को दर्शन देता था, तो झरोखा दर्शन यहां से होता था, खास महल से होता था, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। जोधा भाई का महल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये यहाँ फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत जो निर्माण हुए हैं उन भवनों में सबसे बड़ी इमारत हम कह सकते हैं, सबसे बड़ा निर्माण कह सकते हैं, वो जोधाबाई का महल है। और ये तत्कालीन स्थापत्य शैली का सबसे विकसित स्वरूप है वहां पर। इसकी आकृति की बात करें तो आयताकार है, आयताकार आकृति है इसकी। और इसकी लंबाई 320 फीट है, चौड़ाई 215 फीट है और ऊंचाई 32 फीट है। तो जोधाबाई का महल भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे जो सबसे महत्वपूर्ण संरचना काफी चर्चा में रहता है, आप देख सकते हैं ये बड़ा सा दरवाजा जिसको कि बुलंद दरवाजा के नाम से जाना जाता है। बुलंद दरवाजा आप देख सकते हैं कि जामा मस्जिद के दक्षिणी द्वार पर इसको बनाया गया था। और इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि कितना ऊंचा है। जो इसको बनाया गया एक बेदी के ऊपर, उस बेदी की भी ऊंचाई आप देखें तो 42 फीट ऊंची चौकी है, बेदी है, जो कि सीढ़ी नुमा है। 42 फीट आप चढ़ के जाएंगे। आज के अगर बिल्डिंगों की बात करें तो 10-12 फीट पे एक फ्लोर बन जाता है। तो 42 फीट चौकी है, 134 फीट ऊंचा यह दरवाजा है। और अगर टोटल बात करें पूरे ऊंचाई की तो 176 फीट, अगर भूमि से लेकर ऊपर तक की ऊंचाई को मापा जाए तो 176 फीट ऊंचा है। इसके निर्माण की बात करें तो जब गुजरात में विजय करने वो गया, गुजरात विजय के उपरांत जब वो लौटता है तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही इस बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया। और गुजरात विजय की स्मृति में इसका निर्माण हुआ। असीरगढ़ की विजय के बाद इसकी ऊंचाई और बढ़ा दी गई, इसलिए बुलंद दरवाजे से गुजरात विजय और असीरगढ़ विजय दोनों की स्मृति इसमें देखी जा सकती है। इसके निर्माण में अगर बात करें तो लाल और काले बलुआ पत्थर का निर्माण हुआ है। साथ ही इसके किनारे पर दोनों भाग 3 मंजिलें हैं। साथ ही फतेहपुर सीकरी का गौरव इसको कहा जाता है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। आगे देखें तो ये सफेद रंग की एक इमारत है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। ये जामा मस्जिद के सहन के उत्तरी कोने पर इसका निर्माण किया गया है। इसके निर्माण में संगमरमर का प्रयोग हुआ है। संगमरमर का प्रयोग ये दिखा रहा है कि जिस समय अकबर संगमरमर के प्रयोग से बचता था, क्योंकि अकबर और शाहजहां के स्थापत्यगत विशेषता में देखेंगे मूल अंतर यह है कि शाहजहां को मार्बल या संगमरमर बहुत प्रिय था, वो बहुत ज्यादा खर्चीले स्वभाव का था। लेकिन अकबर मजबूती पर ध्यान देता था, विशालता पर ध्यान देता था, वो फिजूल खर्ची के विरुद्ध था। लेकिन इस इमारत में आपको संगमरमर का प्रयोग दिखाई देगा, इसका मतलब वो शेख सलीम चिश्ती को विशेष महत्व देता था, ये इस बात को डिनोट करता है। इस मकबरे के निर्माण में संगमरमर का प्रयोग हुआ है। वर्गाकार कक्ष में शेख सलीम चिश्ती की कब्र है। आंतरिक भाग को सुंदर जालियों और दीवारों और फर्श इसकी रंग बिरंगी डिजाइनों से इसको सजाया गया है। आगे देखें तो जामी मस्जिद भी इंपॉर्टेंट है। लौकिक के अलावा जो धार्मिक इमारतें बनी उसमें एक उसका प्रतिनिधित्व करता है, सबसे महत्वपूर्ण है। इसे रोमांस इन द स्टोन या पत्थर में रूमानी कथा कहा जाता है। कई बार इस कथन को देख के आपसे सवाल पूछा जा सकता है। दीन इलाही की घोषणा यहीं से हुई थी। दीन इलाही जो एक नया धर्म शुरू करने की योजना अकबर की थी, उसकी घोषणा उसने यहीं से की। मक्का की मस्जिद से ये प्रेरित है, उससे काफी उसी के सिमिलर बनाने की कोशिश की गई। इंडो इस्लामिक भारतीय स्थापत्य कला के तत्वों के जैसे स्तंभ, छतें और कोष्ठकों का प्रयोग यहां पर हमको दिखाई देता है। उत्तर, दक्षिण और पूर्व में 3 प्रवेश द्वार हैं। दक्षिणी द्वार को गिरवा कर ही उसी के स्थान पर बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया था, यह आपको याद रखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इमारतें थी फतेहपुर सीकरी के अंदर।
अब अंत में हमारी एक परिपाटी है कि हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपने इस संदर्भ को समझा और आपको ये सेशन ठीक लगा तो निम्न इमारतों में से किसे पर्सी ब्राउन द्वारा स्थापत्य कला का मोती कहा गया? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, या तुर्की सुल्ताना का महल, जामी मस्जिद या पंचमहल? उम्मीद करते हैं आप इसका जवाब जरूर देंगे। फिलहाल लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।